बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 20 नवंबर और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर एक दफ़ा फिर अमेरिका से और अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर के बारे में। आप सोच रहे होंगे मेरा हर वीलॉग उन्हीं की खबर से शुरू हो रहा है, अब करें क्या, खबरें ही उनके बारे में इतनी आ रही हैं। लेकिन इस दफ़ा ये खबर वाशिंगटन डीसी से नहीं है बल्कि न्यूयॉर्क से है और ख़बर भी एक और वीडियो से मुतल्लिक है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, ये खबर जो है ये पोर्नोग्राफी के बारे में नहीं है, बल्कि ये खबर एक ऐसा सवाल उनसे पूछा गया। वो न्यूयॉर्क में जो पाकिस्तान का कॉन्सुलेट है वहाँ पर तशरीफ़ लेकर गए। वहाँ पर उन्होंने मुबैना तौर पर पाकिस्तानियों को बुलाया। ये मुबैना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं आपके सामने कोई नाम पेश नहीं कर रहा। वैसे उस मीटिंग के अंदर जो पाकिस्तानी शामिल थे उनमें से एक बहुत ही मोतबर, बहुत ही मोहतरम, बहुत ही मुहब्बे वतन, बहुत ही मैं ये कहूँगा कि उम्दा इंसान है वो शख्सियत वाइज, वो भी इसमें शामिल थे। और उन्होंने ये सारा वाक़या मुझे खुद सुनाया और वो ऑन रिकॉर्ड आके भी ये सारी बात करने को तैयार हैं। लेकिन मैंने ही उनको मना किया। आपको पता ही है जो कुछ फिर समंदर पार पाकिस्तानियों के साथ या उनके रिश्तेदारों के साथ पीछे किया जाता है। लेकिन अगर सफ़ीर साहब कहेंगे तो फिर वो ऑन रिकॉर्ड आकर ये इंटरव्यू भी दे देंगे। तो बहरहाल न्यूयॉर्क का जो कॉन्सुलेट है पाकिस्तान का, उसमें सफ़ीर साहब गए क्योंकि जगह जगह पर वो घूम फिर कर एक ही बात कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक काम पड़ गया है, हमें आप पाकिस्तान की मदद करें। और फिर पूरी राम कहानी सुनाते हैं कि किस तरीके से ये इमरान खान और इनकी जमात एक इंतशारी टोला है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। आप इनकी बातों में मत आएँ, आप इनसे अपने आप को डिस्टेंस करें और पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है। आप अगर पाकिस्तान के साथ खड़े नहीं होंगे तो इकॉनमी बेहतर नहीं होगी। हमने सारी चीज़ें ठीक कर ली हैं, सिर्फ आपकी सपोर्ट हमें चाहिए। ये वो मंजन है जो हर जगह पर बेचने की कोशिश की जा रही है। इसी मंजन को लेकर न्यूयॉर्क में भी जाया गया और वहाँ बेचने की कोशिश की गई। पूरे नामों के साथ जो खबर है मैं एक आध दिन में आपके सामने रखूँगा। लेकिन अभी सिर्फ इतना बता दूं कि वहाँ पर एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने कुछ सख्त सवालात पूछे जिनके जवाब शायद सही तरीके से बनना पड़े सफ़ीर साहब को। और जो वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड की वो उसी कॉन्सुलेट के अंदर ही उनके फ़ोन से डिलीट करवा दी गई। जब ये मीटिंग एंड होने लगी उन्हें साइड पे ले जाकर उनके फ़ोन से शायद मुबैना तौर पर ये वीडियो डिलीट करवाई गई। जब ये मीटिंग ख़त्म हुई तो रिपोर्टेडली जो हमें बताया जाता है उन खातून ने, जो सहाफ़ी हैं, एक बड़ी मोतबर सहाफ़ी हैं, उन्होंने खड़े होकर कहा कि आप ज़रा गौर कीजिए कि पाकिस्तान में तो क्या होना है, यहाँ एम्बेसी में, यहाँ कॉन्सुलेट में क्या हो रहा है। अभी सफ़ीर साहब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के तावन की बात कर रहे हैं और अभी इसी कॉन्सुलेट में मेरे फ़ोन से जो मेरी मर्ज़ी के बग़ैर या उन्हें प्रेशराइज़ करके या मिन्नत समाजत करके जैसे भी वो वीडियो जो है वो उनसे डिलीट करवाई गई। तो उस पर फिर चिरागों में रोशनी ना रही और सफ़ीर साहब जो है वो फौरी तौर पर वहाँ से निकले। तो वो जो मीटिंग करनी थी समंदर पार पाकिस्तानियों को राय रास्त पर लाने की, वो उल्टा जो है वो सफ़ीर साहब के अपने गले पड़ गई और उन्हें वहाँ से पतली गली निकलना पड़ा। एक और स्टोरी है और सिचुएशन है। हर नए दिन उनके बारे में कोई ना कोई नई से नई स्टोरी, नई से नई कहानी सामने आ रही है। और भी मैं बहुत सारी चीज़ों का विटनेस तो नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने सुन रखी हैं पाकिस्तानियों से जिनकी उनसे मीटिंग हुई। और एक आध स्टोरी और भी आपके सामने रखेंगे। इस स्टोरी को भी पूरी डिटेल के साथ रखेंगे, नामों के साथ रखेंगे। अगर सफ़ीर साहब चाहेंगे तो जिन लोगों ने मुझे बताया वो ऑन रिकॉर्ड आकर भी बताना चाहते हैं। मैं तो ज़ाहिर है वहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए मैं स्टोरी को मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली कहता हूँ। अगर सफ़ीर साहब या उनका कोई नुमाइंदा इसकी करेक्शन करना चाहे कि ये सब कुछ न्यूयॉर्क में नहीं हुआ और इस तरीके से फ़ोन में से वीडियो डिलीट नहीं करवाई गई, ये सब कुछ वहाँ पर जो हुआ इसको गलत कहा जा रहा है, तो वो अपना बिल्कुल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दें, हम चलाएंगे। और जो उसका एक काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू है, जो लोग उसमें मौजूद थे, फिर उनका भी इंटरव्यू यहाँ पर चलाएंगे, उनसे भी बात तफसीली तौर पर करेंगे। लेकिन सर मंडाते ही औले पड़ रहे हैं क्योंकि नए सफ़ीर साहब को लाया गया था कि समंदर पार पाकिस्तानियों को मैनेज करना है, स्पेशली अमेरिका में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं
उन्हें चौधरी निज़ामुद्दीन की तरफ थोड़ा सा माइल करना और इमरान खान से दूर करना, ये यक नुक्ता जो इनका एजेंडा है या इनको जो टारगेट दिया हुआ है, मौजूदा सफ़ीर को ये टारगेट दिया हुआ है और वो दिलो जान से इसके ऊपर कारबंद हैं और पूरी कोशिश और मेहनत इसके ऊपर कर रहे हैं। बहरहाल अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है वो इस्लामाबाद से है, जहां पर एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के अंदर एपेक्स कमेटी की मीटिंग थी। उसके अंदर मरियम नवाज़ और अली अमीन गंडापुर, उनका आमना सामना हुआ। पहली दफ़ा बाजी मरियम को शायद भूल गया कि वो मीटिंग में हैं, घर पे नहीं है। जो वो घर पे करती हैं वही उन्होंने मीटिंग में करने की कोशिश की, स्यापा डालने की कोशिश की, अली अमीन गंडापुर के साथ आर्गू करने की कोशिश की। लेकिन जो अखबार की खबर है, और ये खबर भी कोई हमारे वाले अखबार की नहीं है, ये प्रो PMLN और प्रो इस्टेब्लिशमेंट अखबार है। अंसार अब्बासी साहब शायद रिपोर्ट कर रहे हैं, मुनाफिक आज़म मैं उन्हें अक्सर कहता हूँ, उनकी खबर है। तो आप समझ लीजिए कि अगर उनकी ये खबर है तो फिर सच्चाई का मामला क्या होगा। मतलब कि वो भी कह रहे हैं कि बाजी मरियम जो है वो नर्वस थी, बाजी मरियम बहुत ज़्यादा हिजान में थी, बाजी मरियम बड़े गुस्से में थी और वो बहुत अटैकिंग कोशिश कर रही थी। और आगे से अली अमीन गंडापुर ने अपना भरपूर पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया और उन्होंने बहुत ही मुस्तकिल मजाजी से और तहम्मुल के साथ बात की। वो कंपोज थे और बहुत कॉन्फिडेंट थे। और दूसरी तरफ बाजी मरियम जो है वो आग उगल रही थी। उन्होंने ये कहा कि ये क्यों खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जो हैं ये लश्कर लेकर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं, जिसके वापस अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको बताया कि जो कुछ आप पंजाब में कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ, लीडर्स के साथ, और जैसे इमरान खान साहब को बेगुनाह जेल में रखा गया है, ये सब कुछ पूरी कौम के सामने है और कौम देख रही है। कहते हैं कि फिर किसी बड़े ने बीच में आकर छुड़वाया या बात की, मीन उस बात को ख़त्म करवाया। लड़ाई तो ऐसा सच नहीं थी। बाजी मरियम कोशिश कर रही थी वहाँ ड्रामा बनाने की और अली अमीन गंडापुर ने कंपोज रहते हुए उसे नाकाम बनाया। ये अंसार अब्बासी साहब की जो रिपोर्टेडली मीडिया में हमारे सामने आ रही है, अगर ये खबर दुरुस्त है तो अब दोबारा से हम हर दफ़ा ये कहते हैं अगर दुरुस्त है ताकि इनको मौका दें, अगर ये कहते हैं गलत है तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देंगे। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने वो भी नून लीग से मुताल्लिक है। नून लीग के एक परवेज़ संधेला है। परवेज़ संधेला जो है वो कंपैरेटिवली मैं दोबारा कहूँगा कि जो नूनी पटवारी हैं उनमें थोड़े मेहनती भी ज़्यादा हैं और थोड़े फोकस्ड भी हैं और उनकी निस्बत अंधों में काना राजा की तरह आप समझ लीजिए, उनकी निस्बत पढ़े लिखे भी हैं और कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई काम लगे रहें। तो एक वर्कर के तौर पर जिस तरह के वर्कर्स ये गाली गलोच देने वाले लंदन से बाजी साथ लाई हैं और उनको ओहदे दिए हैं, उनसे कंपैरेटिवली ये वर्कर के तौर पर बेहतर हैं, लेकिन इन्हें कोई ओहदा नहीं दिया गया। उसके बाद ये जब इन्हें कोई ओहदा नहीं दिया गया, ये गालिबन पाकिस्तान आए, इन्होंने बाजी मरियम से मिलने की कोशिश की, इनको मुलाकात का वक्त ना दिया गया। नवाज़ शरीफ से भी मिलने की कोशिश की लेकिन इनको मुलाकात का वक्त उस वक्त ना दिया गया। अब ये एक निजी महफिल में कहीं पर बैठे हैं। ये वीडियो जो है वो यासिर साहब ने पेरिस से जो है वो ट्वीट की थी। वो जब हमने देखी, अब जाहिर है यासिर साहब को ही पता होगा कि ये वीडियो उन्हें कहाँ से मिली, ये दुरुस्त है नहीं है क्या है, वो तो यासिर साहब को पता है। हमने जब वीडियो देखी तो हमने भी इसको ट्वीट किया उसके बाद। अब ये वीडियो आपको दिखाते हैं जो यासिर साहब ने ट्वीट की थी और इस वीडियो में जो संधेला साहब हैं वो कह क्या रहे हैं आप ज़रा खुद सुन लीजिए। उसमें एक लफ्ज़ है जिसके ऊपर हमें बीप देनी पड़ेगी। अगर वो बाजी के बारे में ना होता तो हम बीप ना देते, हम आपसे रिक्वेस्ट करते कि आप म्यूट कर लें या बच्चों को ना दिखाएं। है वो गाली वाला, मैं अपनी टीम को कहूँगा कि वो जो गाली है बीच में वो बीप कर दें और ज़रा सुनिए कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे एक दो नए काम बिजनेस है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर लूंगा शुरू कर लूंगा तो मैं नहीं छोड़ के जा सकता ना। 15 दिन यहाँ पे वेट किया, 20 दिन बस आपको बुला रहे हैं, बस आप वेट करें, आप वेट करें। उसके बाद काम शुरू कर लिया, एक दो नए प्रोजेक्ट शुरू कर लेंगे, दुकानें भी शुरू कर लेंगे। अब मरियम का भी कॉल आई है, उसकी सेफ्टी की भी आई, सब के मैं नहीं आ रहा। सर आपकी भी को अपनी एक डिग्निटी होती है ना, मतलब आप करवाना क्या चाहते हैं? नहीं, अगर उनकी कॉल आई है तो उनको महकमा तो अनाउंस करो, कौन सा महकमा दे रहे हो, मैं आ जाता हूँ। नहीं सर, मैं हम लोग वेले ही नहीं, महकमा भी देते नहीं वेले। ये आपने अपना भी तो काम कारोबार देखना है ना। सुन लिया आपने, उन्होंने पूरी तंदही से बताया कि वो 15 दिन बैठे रहे, उनको किसी ने, और उसके बाद बाजी मरियम ने खुद फ़ोन किया,
उनकी सेक्रेटरी ने फ़ोन किया और उन्होंने फिर क्या कहा और किस तरह से कहा और बत्ती का जिक्र किया और उसके बाद एक गाली दी, क्योंकि दोनों ख़वातीन का जिक्र है, बाजी मरियम भी और उनकी सेक्रेटरी का भी, इसलिए मैं वो पूरी बात आपके सामने चला नहीं सकता, वो बहुत ही मायूब होगी क्योंकि बहुत ही गंदी गाली है। उसके बाद इन्होंने ये कहा, जब ये वीडियो सरफेस हो गई तो संदेला साहब ने ये कहा कि ये वीडियो जो है, जैसे अमूमी तौर पर कह दिया जाता है, ये एडिटेड है। तो हमने फिर इसकी ऑफ़र की, क्योंकि ये वीडियो तो सोशल मीडिया पे थी, हमें तो वहाँ से मिली, लेकिन हमने ये ऑफ़र की क्योंकि हमारी नज़र से जब हमने देखा तो हमें ये एडिटेड नहीं लग रही। और उसकी एक वजह ये भी है, अब आवाज़ के बगैर अगर इस टाइम स्क्रीन पर दोबारा आपको वीडियो दिखाई जा सके तो आप देख सकते हैं कि एक तो जिस तरीके से पटवारी हजरात अन्ने वाह खा रहे हैं, तो अगर ये वीडियो डॉक्टर्ड होती, अगर ये वीडियो जो है एडिटेड होती तो खाने की स्पीड में कहीं कमी बेशी, कहीं जबड़ा ऊपर नीचे होता, लेकिन नहीं, वो एक रिदम के साथ, जो भी रिदम है पटवारी रिदम है, लेकिन रिदम के साथ अनाज को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और बहुत शदीद स्पीड और अन्नेवाह पहुंचाया जा रहा है। तो आप ज़रा गौर से ये स्क्रीन पर इनको खाते वाते देखें, इससे आप समझ जाएंगे। ऐसे ही नवाज शरीफ ने मुल्क खाया जैसे ये खाने को टूट के पड़े हुए हैं उनके वोटर सपोर्टर, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये वीडियो जो है ये बिल्कुल भी एडिटेड नहीं है। हाँ, अगर वो ये कहते कि आवाज़ मेरी सिरे से है ही नहीं, एआई जनरेटेड है या किसी ने डबिंग की है, फिर चलें को बात मानने को होती, लेकिन वो आवाज़ मान रहे हैं अभी तक जो हमें समझ लग रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर गलत हूँ तो वो करेक्ट कर दें, कि आवाज़ वो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एडिटेड है, जोड़े हुए हैं कुछ चीज़ें, तो वो जोड़ा हुआ इसलिए नहीं लग रहा कि सीधा चल रहा है काम। एनीवेज, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि इसके बाद फिर हमने इन्हें ऑफ़र की कि आप इसका फ्रांजिक करवा लें इस वीडियो का। अगर ये गलत हो तो आपकी पसंद की किसी भी चैरिटी को 10 लाख रुपए हमारी तरफ से दिए जाएंगे। उस पर बेशबहा लोगों ने कमेंट किए और उन्होंने कहा कि वो भी चैरिटी को पैसे देंगे, इनकी पसंद की चैरिटी होगी, मर्जी का इन्होंने फ्रांजिक करवाना है, या इनको दावत देते हैं कि जिसने भी, अब वो यासिर साहब ने या किसी और ने, जिसने भी सोशल मीडिया पे इनकी ये वीडियो फैलाई उसके खिलाफ केस कर दें, 7 फ्रेंजिक लगा दें, उससे भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि इनकी गाली काम आ गई, क्योंकि गाली की जब वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने इनसे मुलाकात की है। मुलाकात में ये एक हाथ छुपा के पीछे खड़े हैं। अब ये बत्ती बनाने और देने की बातें कर रहे थे, तो वो पता नहीं अब इनके हाथ में वहाँ पर बत्ती ना हो जो कुछ ये कर रहे हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, बहुत लंबी इस पर बात हो गई, लेकिन मुख्तसर बात ये बतानी थी कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद नवाज शरीफ साहब ने इनसे फौरी तौर पर मुलाकात की है। अब देखते हैं इनके साथ क्या बनता है। एक वर्कर के तौर पर मैं आपको कहूं तो अगर जिस तरह के लोगों को ओहदे दिए हुए हैं, अगर उनसे कंपेयर करें तो संदेला का मेरिट उन वर्कर्स के कंपैरिजन में बिल्कुल बनता है और इनको पहले ही ये ओहदा देना चाहिए था। ये गाली गलोच तक मेरा ख्याल नौबत आती ना, लेकिन चले, ये कोई नया मसला नहीं है, नून लीग में ये होता रहता है, चलता रहता है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो आपके सामने एपेक्स कमेटी का ही इजलास का रखते हैं, जहाँ पर आर्मी चीफ ने बातचीत की है और एक तो एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन की मंजूरी दी है। पहली बात, पहला ऑपरेशन नहीं होगा, इससे पहले भुट्टो साहब के ज़माने में ऑपरेशन हुआ था, वो ज़ख्म तब से शुरू हुए अभी तक चल रहे हैं। अब पता नहीं हल ऑपरेशन है कि बातचीत है, हम तो खैर हमेशा बातचीत की ही बात करते हैं, लेकिन अब दोबारा फैसला किया है कि बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन करना है। और उसमें आर्मी चीफ ने यह कहा कि जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा हमारे मकासद में, वो उससे फिर हम आहिनी हाथों से निपटेंगे, मतलब कि हम रुकेंगे नहीं। ये उनका आज की इस तकरीब में, आज की एपेक्स कमेटी में क्या कहना है। और अब बलूचिस्तान के अंदर एक नया ऑपरेशन गालिबन शुरू होने जा रहा है। अल्लाह से दुआ करते हैं पाकिस्तान में अमन हो, क्योंकि मज़ीद कत्लो गारत से तो हमें तो यही लगता है कि उससे मामलात उलझेंगे, सुलझेंगे नहीं। बहरहाल हमारे हाथ में तो इस टाइम कमान है नहीं, जिनके है उन्होंने फैसले करने हैं, लेकिन सोच समझ के फैसले करने चाहिए। अगली खबर जी, जावेद लतीफ़ साहब का बयान है। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सख्त इल्ज़ामात लगाए हैं। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट कह रही है बलूचिस्तान में हमने नया ऑपरेशन करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कारी ज़रब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निशाने पर है। मरियम नवाज़ अली अमीन गंडापुर को कह रही हैं कि आप लश्कर लेकर आ जाते हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर जो अमेरिका में हैं वो पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि ये इंतशारी टोला है, इनसे अपने आप को डिस्टेंस कर लें। एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जावेद लतीफ़ साहब बग़ैर किसी डिठाई के ये कह रहे हैं
कि इस्टेब्लिशमेंट पर सख्त इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि ये इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। ये मिलजुल के सब कुछ हो रहा है और ये जितना भी जुल्म हुआ है तहरीक इंसाफ के ऊपर, ये तहरीक इंसाफ को मशहूर करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए हो रहा है। शुक्र है कहीं जावेद लतीफ़ साहब ने, जो लंदन के अंदर अभी बैंकरप्ट डिक्लेयर हुए हैं, नवाज शरीफ के बेटे दिवालिया डिक्लेयर हुए हैं, भले अब पता नहीं कि कोर्ट ने उन्हें किया या उन्होंने खुद टैक्स वैक्स आगे पीछे करने के लिए, या आपको पता बहुत सारे लोग माली फ़ायदा उठाने के लिए बैंकरप्सी भी करते हैं, उस वजह से वो बैंकरप्ट हुए हैं। बहरहाल शुक्र है कि उसका गुनाह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर नहीं डाल दिया और ये भी नहीं कह दिया कि ये अदालत से फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया लंदन में और तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी की है। बहरहाल बाकी तो तमाम चीज़ों में जावेद लतीफ़ साहब यही इल्ज़ाम लगाते हैं और एक दफ़ा नहीं लगाते, बार बार लगाते हैं। ये बार बार इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, बार बार उनके ऊपर कुछ भी होता है उसका इल्ज़ाम जावेद लतीफ़ जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट पर लगाते हैं और कहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी के लिए किया जा रहा है। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। चेयरमैन पाशा, ये जो पाशा है, ये जो पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेसेस हैं आईटी से रिलेटेड और स्पेशली सॉफ्टवेयर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी जो एक एसोसिएशन है उसको कहते हैं। उन्होंने ये जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि 2 घंटे वीपीएन की बंदिश हुई थी पाकिस्तान में। उस 2 घंटे की बंदिश से एक आईटी कंपनी को $2 मिलियन का जुर्माना हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो $3 बिलियन सालाना कमाती है और एक तरफ पाकिस्तान जो है वो 1-1 बिलियन के लिए हाथ फैलाता है और दूसरी तरफ इस पूरी इंडस्ट्री को बंद करने के दर पे हैं। और सिर्फ यही नहीं कह रहे, अब तो नजम सेठी ने भी खुल के कहा है कि जो ये हशर कर रहे हैं आईटी इंडस्ट्री के साथ वो बहुत ही बुरा है और इनको सोचना चाहिए कि ये आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जिस तरह की पाबंदियां लगा रहे हैं उससे जो बच्चे इससे रिस्क कमाते हैं और पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला लेकर आते हैं उनके साथ क्या बनेगा। अब चेयरमैन पाशा जो हैं सजाद मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि सिर्फ 2 घंटे वीपीएन की बंदिश की थी और उन 2 घंटे की वजह से एक आईटी कंपनी को $2 मिलियन का जुर्माना हुआ है। बाकी बातें आप सुन लें। उन्होंने कहा कि ये वीपीएन जो है ये रजिस्टर्ड नहीं हो सकते जो हुकूमत करवाने की कोशिश कर रही है। हाँ, देयर आर कंपनीज जो वीपीएन की सर्विसेज को मॉनिटर कर सकती हैं, इन्हें चाहिए कि वो सर्विस खरीद ले गवर्नमेंट और उसके थ्रू ये मैनेज कर ले जो करना है, लेकिन हमारे बिजनेस को तबाह ना करे, आईटी इंडस्ट्री को, आईटी सेक्टर को तबाह ना करे। पहले ही अगर अमेरिका का और अमेरिका के अंदर अगर आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो शेयर है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अगर कंपेयर करें तो ऐसे ही है कि जितना एक तरबूज का और एक चावल के दाने के साइज़ का फ़र्क है, उतना ही पाकिस्तान का और हिंदुस्तान के जो शेयर है आईटी मार्केट के अंदर उसका फ़र्क है। और इतने बुरे हालात में एक इंडस्ट्री जो पनप रही है, कुछ ना कुछ अपने आप को सीधा कर रही है, उसके ऊपर जो ये जुल्म कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को गिराने के चक्कर में, उसकी भी शायद तारीख़ में कहीं मिसाल ना मिलती हो। अगली खबर, नदीम अफजल चंद साहब अब हाथ खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो हुकूमती शराकतदारी है ये पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत भारी पड़ रही है। उन्होंने एक दास्तान भी सुनाई कि उनका अपना नाम लेके बताया उन्होंने कि उनके अपने हलके में से उनका अपना बड़ा ही क्लोज जो वर्कर था वो उठा लिया गया। थाने गए वो, वहाँ उन्होंने लिखकर स्टाम्प पेपर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने पहले स्टाम्प पेपर जारी करवाया, फिर मैंने एफिडेविट दिया स्टाम्प पेपर पर कि ये मेरा वर्कर है, पीपल्स पार्टी का वर्कर है। उन्होंने कहा नहीं, थाने वालों ने कहा ये पीटीआई का वर्कर है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। जुर्म उसका कोई नहीं था, सिर्फ वो पीटीआई का वर्कर है, इसलिए उसे थाने में रखा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, नदीम अफजल चंद कह रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मामला ऐसे नहीं चल सकता, सारा जो बोझ है वो हम पे पड़ रहा है। मैं अपनी लीडरशिप को कहूँगा कि फ़ौरन डिस्टेंस करें इस हुकूमत से, क्योंकि जितनी पब्लिक की रिफ्यूज़ल है इनके लिए, जितनी पब्लिक इन पर गुस्से में है, उसका खमियाजा साथ हमें भी पूरा भुगतना पड़ेगा। अगली खबर जी, 2 दिन से आपने देखा था कि ये जो पूरी की पूरी रिजीम है और इनके टाउट्स हैं मीडिया में, ये कह रहे थे कि जो यूएई में पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं उसकी वजह वहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ हैं या वहाँ पर सोशल मीडिया की सरगर्मियाँ हैं और इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल रहे थे। अब सहाफ़ी हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं रियाजुल हक, उन्होंने हुकूमती झूठ का पोल खोल दिया है और उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट सामने रख दी है जिसमें 50 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानियों के वीज़े कम लग रहे हैं, जो शायद यूएई की तरफ से पब्लिश हुई है या डेवलप हुई है या वहाँ पर किसी ने इसे डेवलप किया है, जिसमें एक पॉइंट भी
सियासी सरगर्मी या सोशल मीडिया से रिलेटेड नहीं है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड नहीं है, तो इनके झूठ का एक और पर्दा जो है वो फाश किया गया। खबरें और भी हैं लेकिन उन्हें अपने पंजाबी व्लॉग में कवर करेंगे। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।